नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं ओंकार सिंह ढिल्लों जी से, जिन्होंने 6300 किलोमीटर की मेरा नाम ओंकार सिंह ढिल्लों स्वर्णिम है। मैं चतुर्भुज की उत्तराखंड का रहने वाला पदयात्रा हूँ। की। मैं केवल लोगों को जागरूक करना यात्रा चाहता हूँ करना और जो संगठन जो आज लोगों का शौक ईवीएम के होता है। खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं कई या बड़े जो और जो परिवर्तन सरकार के यात्राओं खिलाफ, से हुए सरकार की हैं। तानाशाही के खिलाफ जो लड़ाई कुछ लड़ रहे बड़ा हैं, ठान लेना मेरा ये और उसको मकसद है कि उन करके सबको दिखाना मर्ज किया एक बड़ा जाए। ये काम बड़ी है। लड़ाई है, आइए इसको जानते लड़ने के हैं लिए हमें ओंकार सबको जी इकट्ठा होना ने ये पड़ेगा। यात्रा जैसे कैसे जब हमारी पूर्ण की लड़ाई और शुरुआत हुई क्या थी उनको आज़ादी के बाद, दिक्कतें हम जब आई। इकट्ठे हुए हैं तो हमने अंग्रेजों को भगाया है। यहाँ जो तानाशाह सरकार है उसको हटाने के लिए हम सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। उसके लिए मैं निकला हूँ। ओंकार जी नमस्कार। नमस्कार गुरविंदर भाई। ओंकार जी, आज हम आपके साथ आपकी यात्रा के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आपने पूरे भारत की यात्रा की थी 6300 किलोमीटर की। जी, मेरा ये सवाल है कि आपके मन में इस बड़ी यात्रा को करने का विचार कैसे आया। मैं असल में शुरू से ही कुछ अलग करना चाहता था कि जिससे देश और समाज का भला हो। और ईवीएम के खिलाफ मैं शुरू से ही हूँ। 2013 में भी मैंने पोस्ट लिखी थी, जब हमारे उत्तराखंड में भी सरकार बनी थी कांग्रेस की, और सेंटर में भी सरकार उसमें कांग्रेस की थी। मैंने तभी कहा था कि ईवीएम मशीनें बंद होनी चाहिए, क्योंकि जो ये मशीन है इसका दुरुपयोग बड़े आसानी से तरीके से किया जा सकता है। और फिर धीरे धीरे चलो सरकार आई, सरकार बदल गई। फिर जब यहाँ देखा कि बिजनेस डाउन हो रहे हैं, लोग परेशान हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, और उसके बावजूद 2019 में ये सरकार उससे ज़्यादा सीटों से जीत के आ रही है, तो मुझे पूरा यकीन हो गया कि ईवीएम में ही गड़बड़ है। फिर मैंने ईवीएम को लेकर एक आंदोलन करने की सोची। मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से लोगों से बातचीत करी। लोगों ने मुझे कहा कि ठीक है, कुछ लोगों ने मना भी किया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं ठीक है। परिवार ने भी शुरू में मना ही किया, मम्मी को बताया था मैंने, वाइफ को मैंने बताया नहीं था। लेकिन फिर यही लगा कि जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा, जब तक लोग इससे नहीं जुड़ेंगे, तब तक जो है ईवीएम मशीनें बंद होना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि यह जो सरकार है ये तानाशाह हो रखी है, ये जनता की नहीं सुनती है। और सबसे बढ़िया माध्यम है लोगों से कनेक्टिविटी करने का कि हम पैदल चलेंगे तो ज़्यादा लोग हमें मिलेंगे। तो मैंने यही सोचा, इसको लेकर भी मैंने पैदल यात्रा शुरू की। तो पैदल यात्रा करना, छोटी मोटी पैदल यात्रा करना 50-100 किलोमीटर की एक अलग चीज है। आपने पूरे भारत की यात्रा करने की ही सोची, तो इसके पीछे क्या रीजन था? और इसके लिए जो मेरे ख्याल से भी ये बड़ी हिम्मत का काम है, उसकी आपकी प्रेरणा स्रोत क्या थी? और आपके दिमाग में ये सब चीजें कहाँ से आई आपके दिमाग में? और नहीं, जितने भी जो जन आंदोलन हुए हैं वह पैदल यात्राओं से ही हुए हैं, चाहे वो गांधी जी ने किया हो या और जो भी आंदोलन हुए, जब पैदल यात्रा से उसका ज़्यादा इफेक्ट रहा है। और छोटी छोटी यात्राएं तो होती रहती हैं कि हम कहीं जा रहे हैं, थोड़ा पैदल चल लिए। हमारे पहाड़ों पर नॉर्मल है कि आदमी 10-20-30 किलोमीटर पैदल चलता ही है नॉर्मल प्रतिदिन। और इसके लिए जो था, जब लोगों का ध्यान आकर्षण करना है तो हमें इसके लिए बड़ा काम करना पड़ेगा। तब मैंने सोचा कि पूरा जो स्वर्णिम चतुर्भुज है उसकी मैं यात्रा करूं, जो लगभग 3500 किलोमीटर के आसपास से ऊपर बनता। तब मेरे दिमाग में आया कि हम बड़ी यात्रा करेंगे। ओंकार जी, जो आपने यात्रा की, ये शुरू कहाँ से की और इसका आपने समापन कहाँ पर किया? गुरविंदर भाई, यात्रा मैंने शुरू करी थी उत्तराखंड से, और इसका समापन असल में हुआ नहीं, ये पोस्टपोन हो गई क्योंकि कोरोना आ गया था। और मैं 18 अगस्त 2019 को रुद्रपुर से निकला उत्तराखंड से, और यहाँ से यूपी होते हुए दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए फिर मैं यूपी आ गया था, जहाँ से मैं लखनऊ होते हुए कानपुर पहुँच गया था। तो वहाँ पर उसमें लॉकडाउन लग गया कोरोना की वजह से, तो मेरी यात्रा पोस्टपोन हो गई। आपको इस यात्रा में भाषा की दिक्कत आई? भाषा की दिक्कत शुरू में तो नहीं आई। मैं ये समझ लो कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र तक कोई दिक्कत नहीं आई। और उसके बाद जब हम कर्नाटक पहुंचे तो थोड़ी दिक्कत आई। तमिलनाडु में और आंध्र प्रदेश में ज़्यादा दिक्कत आई, क्योंकि तमिलनाडु में तो देखा जाए कि वहाँ पर जो है तमिल के अलावा कोई भाषा बोलना पसंद नहीं करते। भाषा की समस्या के बाद आती है आपकी रुकने की, चलने की, खाने की समस्या। आपने इस समस्या से कैसे निजात पाई? जो मेरी ट्राली थी उसमें बहुत ज़्यादा स्पेस था, जिसमें मैं पानी तो बहुत मात्रा में लेके चलता था। क्योंकि जब हम जयपुर पहुँचे तो हम एक हाईवे पे चढ़ गए थे और हमारे पास पानी कम था, और वहाँ हमें बहुत दिक्कत आई थी कि हमें पानी नहीं मिला। तो तब से मैं 4-5 लीटर पानी अपनी गाड़ी में रखता था। ड्राई फ्रूट, बिस्कुट, नमकीन, कुछ फ्रूट वगैरह मेरी ट्रॉली में रहते थे कि अगर इमरजेंसी पड़ जाए, कहीं ना मिले भोजन, तो उससे मेरा काम चल जाए।
शुरू में मैं कहीं भी रुक जाता था, जैसे कहीं मैं सड़क किनारे भी सोया हूँ, किसी ढाबे पे सोया हूँ, या किसी कोई यार दोस्त ले गया मैं उसके यहाँ रुक गया। लेकिन जब राजस्थान में हमला हुआ लगातार 3 बार, तो उसके बाद मेरे साथियों ने कहा कि नहीं, सड़कों पे सोना सही नहीं है। तो उसके बाद मैं या तो होटल में या किसी व्यक्ति के घर में ही रुका हूँ। उसके आंध्र प्रदेश में 1-2 जगह जरूर मैं एक जगह मंदिर में रुका हूँ या एक छत के ऊपर सोया हूँ, थोड़ी समस्या रही, बाकी और कहीं कोई ऐसी समस्या नहीं आई पूरी यात्रा में। आप अपनी इस यात्रा को कितना सफल मानते हैं, कितना असफल मानते हैं? जो आप लेके चले वो कितना पूरा हुआ, या आपकी कितना इससे आप संतुष्ट हैं इस यात्रा से? संतुष्ट, अगर मेरी संतुष्टि की बात है तो मैं तो संतुष्ट हूँ। लेकिन अगर बात की जाए, मेरे जो मिशन था, मिशन 2 वजह से पूरा नहीं हुआ। एक तो कोरोना आ गया तो मैं दिल्ली नहीं पहुँच पाया, और दूसरा ये सरकार जो है, आज देखो पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ आंदोलन चल रहे हैं, लेकिन इसके कान पे जू नहीं देंगी सरकार के। तो इसके लिए एक बहुत बड़ा आंदोलन चाहिए। क्या भविष्य में कोई ऐसी यात्रा करने की योजना है? नहीं, फिलहाल तो ऐसी कोई यात्रा करने की योजना नहीं है, क्योंकि अभी जो संकट है हमारे, और अभी किसान आंदोलन में जाने का मेरा है। अगर ये आंदोलन आगे चला तो मैं वहां पहुंचूंगा। ओंकार जी, इस यात्रा के आपके कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी होंगे। देखो, खट्टे मीठे अनुभव तो यह है कि जब मैं हमले हुए मुझ पर लगातार 3 बार, तो थोड़ी परेशानी रही। हमें बनारस में तो पाकिस्तानी बना दिया गया कि पाकिस्तान के एजेंट हैं, और कोशिश करी गई भीड़ द्वारा घेरने की। लेकिन उसके बाद अगर मीठे अनुभव की बात की जाए, जो सुखद अनुभव तो बहुत रहा है, क्योंकि बहुत प्यार मिला। और लोग जो है, मैंने आपको बताया जिस तरीके से मैं या तो किसी घर में रुकता था या होटल में, तो ज़्यादातर क्या होता था कि मैं जहाँ कहीं पहुँचा, तो अब ट्रॉली का वजन 80 किलो के आसपास की मेरी ट्रॉली थी, तो उसको मैं कहीं खड़ा करता, जैसे पंप पे खड़ी कर दी या कहीं दुकान का खड़ी कर दी। उसके बाद उनकी गाड़ियों से चला जाता था, अपने कोई मुझे अपनी गाड़ी से, बाइक से अपने ले जाते थे, रुकवाते थे, और बाकायदा विद अपने घरों में लेके जाते थे, अपनी फैमिली से मिलवाते थे। तो ये बड़ा अच्छा लगता था। बहुत इसके तो बहुत सारे किस्से हैं, ये लेकिन बहुत शानदार रहा। ओंकार जी, ईवीएम को कांग्रेस लेके आई थी भी इलेक्शन जल्दी हो और इसकी कॉस्टिंग कम हो, तो आप एक कांग्रेसी होने के बावजूद ईवीएम के विरोध में क्यों हैं? देखिए, कोई भी जो चीज होती है उसका दुरुपयोग जब होने लग जाता है तो वो चीज गलत है। आपने देखा हो, खांसी की एक दवाई आती थी कोरेक्स, और वो बहुत बढ़िया दवा थी, लेकिन लोगों ने उसको नशे की तरह इस्तेमाल करना चालू कर दिया, तो उसको बैन कर दिया गया। वही हाल आज ईवीएम का है। ईवीएम का दुरुपयोग हो रहा है। हमारा जो देश है यह सबसे बड़ा लोकतंत्र है, और यहाँ पर अगर जनभावनाओं का सम्मान ना हो और वोटों की चोरी से सरकार बन जाए, तो ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। ओंकार जी, जैसे कि अभी कांग्रेस को लोकसभा चुनाव में, पिछले चुनाव में भी अच्छी हार का सामना करना पड़ा, और विपक्ष जैसे खत्म ही सा हो गया है, तो आप कांग्रेस के भविष्य को किस रूप में देखते हैं? कि क्या कांग्रेस वापसी कर पाएगी, या धीरे धीरे अपनी असमय मौत मर जाएगी? देखिए, बड़ा सवाल यह है कि जब तक ईवीएम है तब तक कांग्रेस का आना थोड़ा मुश्किल है और अन्य पार्टी का आना मुश्किल है। लेकिन रही बात, अगर कांग्रेस का भविष्य खराब है तो ये समझो हमारे देश का भविष्य भी तो खराब है। आज अगर कांग्रेस की दुर्गति हो रखी है, तो आज हमारे देश की तो दुर्गति हो रखी है। आज आप देख लो बॉर्डर पे किस तरह से किसानों को मारा जा रहा है। बाकी तक बोला जा रहा है कि वो आतंकवादी हैं, उनसे कोई मतलब नहीं है कि कौन है कौन नहीं, और बुजुर्गों को, बूढ़ों को लाठी मारी जा रही है। तो जितना भविष्य आप कांग्रेस का खराब समझेंगे देश में, उतना ही देश का भविष्य भी खराब समझ लो।